नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ निकिता सजवान ममगी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को मिलेगी आउट ऑफ टर्न नौकरी। समीक्षा बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने दिए निर्देश। अगस्त में जारी होगी विज्ञप्ति। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खत्म होगा इंतजार, जल्द होगा नई कार्यकारिणी का ऐलान। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही प्रदेश प्रभारी दिल्ली से ला सकती हैं खुशखबरी। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। 92% पूरा हुआ गणना फॉर्म वितरण का काम। राजधानी देहरादून, नैनीताल में धीमी रफ्तार चलेगा विशेष अभियान। देहरादून में वकील गोलीकांड के बाद हाईवे बाधित करना पड़ा भारी। पुलिस ने 12 नामजद समेत 100 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ दर्ज की तहरीर। अब होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने आउट ऑफ टर्न नौकरी पर बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खेल विभाग से संबंधित कई विषयों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आउट ऑफ टर्न जॉब की विज्ञप्ति अगस्त तक जारी की जाए। उन्होंने कहा कि इस काम को विभाग सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करे। इसके साथ ही खेल मंत्री ने खेल विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र शुरू करने के लिए जल्द से जल्द नियुक्तियां करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही नई खेल नीति बनाने और हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम स्थापित करने के लिए भी कहा है। आज जो है खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और उस बैठक के अंतर्गत में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स को लेकर चर्चा की गई है। जोधपुर की बैठक में भी चर्चा का हिस्सा था और उस हिस्से के चर्चा में जो दिशा निर्देश दिए थे पूर्व की बैठक में, आज सफलता ये मिली कि हमारे को वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के लिए जो है वो चीफ कोच की अनुमति जो है वो हमें मिल गई है। निश्चित रूप से उनकी अनुमति मिल जाने के कारण हम बहुत जल्द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स करके हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम धरातल पर उतारेंगे। और इसके लिए मैंने विभाग को निर्देश भी दिया है कि आगामी आने वाले इस बरसात के उपरांत जो है हम इस पर तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए इसकी शुरुआत हम लोग करें। यानी कि संभावना इसकी दिख रही है जो अगस्त या जुलाई एंड तक में हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसी प्रकार से आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम हर हाल में आउट ऑफ टर्न जॉब जो है वो हम अगस्त से सितंबर माह तक हम इसकी विज्ञप्ति जारी कर लें, ताकि जो है हमारे बच्चे वैसे ही ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, अब और अधिक देरी ना हो, क्योंकि कई बच्चे संपर्क भी कर रहे हैं और कई बच्चे अपनी आयु को लेकर भी चिंतित हैं। तो इसके लिए भी साफ साफ बता दिया गया है कि हम अगस्त से सितंबर में इसकी विज्ञप्ति निकालते हुए इसी वर्ष जो है हम बच्चों को आउट ऑफ टर्न जॉब भी देंगे। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 लागू कर दिया गया है, जिसके तहत परिवार की पहचान में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस कानून की बीजेपी विधायक महेश जीना ने तारीफ की है। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही देश के साथ प्रदेश में भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। आप देख ही रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र और उत्तराखंड में कार्य कर रही है, लगातार महिला सशक्तिकरण पे कार्य हो रहा है। आज उसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड में परिवार कानून लागू हो गया है, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है और आज हर घर की वह महिला जो 18 साल से बड़ी हो जाएगी वो परिवार की मुखिया कहलाएगी। और आपने देखा अभी 2,54,000 महिलाएं लखपति में हमारी 2027 के विधानसभा चुनाव को समय से पहले कराए जाने की चर्चा जोर पकड़ रही है। उधर दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने इसका जिम्मा भारतीय निर्वाचन आयोग पर छोड़ने के लिए कहा है। ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि फरवरी में जनगणना का दूसरा चरण शुरू होगा और अर्धकुंभी है। ऐसे में चुनाव तय समय से पहले होंगे या तय समय पर यह कहना मुश्किल है। उनका कहना है कि तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं को देखते हुए निर्वाचन आयोग अंतिम फैसला लेगा। देखिए, चुनाव किसी भी राज्य में चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, उन सब का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है, जो कि एक स्वतंत्र इकाई है। और निर्वाचन आयोग केंद्रीय सरकार के परामर्श के बाद, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, बहुत बड़ी संख्या में मैन पावर उसमें लगता है, तो ये बात सही है कि कुंभ भी है और जनगणना का दूसरा फेज फरवरी माह में शुरू हो रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में संभावनाएं असीमित रहती हैं, इसलिए अभी यह कहना कि चुनाव प्रीपोन होंगे या सही समय पे होंगे कहना मुश्किल है।
लेकिन दोनों प्रकार की संभावनाएं बनी हुई। उत्तराखंड कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। पार्टी जल्द ही अपने प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर सकती है। चर्चा है कि उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होगी, लेकिन जिम्मेदारी प्रभावी चेहरों को दी जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के 2 दिवसीय दौरे में पीसीसी की घोषणा हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। खत्म होगा कांग्रेसियों का इंतजार, जल्दी होगा कार्यकारिणी का ऐलान। प्रदेश प्रभारी लाएंगी खुशखबरी, घोषित होगी नई कार्यकारिणी। उत्तराखंड कांग्रेस में लंबे समय से प्रदेश कार्यकारिणी का इंतजार हो रहा है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को नए सिरे से मजबूती देने की कवायद कर रही है। चर्चा है कि पार्टी हाईकमान छोटी लेकिन प्रभावी टीम बनाने के पक्ष में है, ताकि जिम्मेदार चेहरों की जवाबदेही को तय किया जा सके और बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत बनाया जा सके। दरअसल 2021 के बाद से पीसीसी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे तो बदले गए, लेकिन कार्यकारिणी का इंतजार 2021 से कार्यकर्ता करते रहे। हालांकि अब कहा जा रहा है कि 17 और 18 जून को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा नई कार्यकारिणी का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिवों के पदों पर भी नियुक्ति की जा सकती है। माना जा रहा है कि कार्यकारिणी का आकार छोटा जरूर होगा, लेकिन प्रभावी चेहरों का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश प्रभारी का जिला अध्यक्षों, पार्टी पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकों का भी कार्यक्रम है। कुमारी शैलजा पूर्व मंत्रियों और विधायकों से भी फीडबैक लेंगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के दौरे की तैयारी में जुटी है। सीडब्ल्यूसी के मेंबर करण म्हारा ने तो कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है कि बीजेपी कुमारी शैलजा की उत्तराखंड से दूरी को लेकर परपंच रचती रही, जबकि ये बीजेपी को जवाब है कि कुमारी शैलजा लगातार उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं, लेकिन भाजपाइयों के प्रदेश प्रभारी का पता बदल सकता है। देखिए, प्रभारी जी लगातार प्रत्येक माह कम से कम 2 विजिट्स उत्तराखंड की कर रहे हैं। वो बड़ी गंभीर हैं सरकार को लाने के क्रम में, और लगातार वो गाइड कर रही हैं। रूट मैप हमारा बन रहा है, 15 से 20 दिन का रूट मैप बनता है, तो उसको फिर मॉनिटर भी करती हैं और आगे के लिए नया क्या हमको करना है उसके लिए वो दिशा निर्देश भी देती हैं। जो कल और परसों 2 दिन का उनका प्रवास है, उसमें वो सारे जिलाध्यक्षों से, महानगर अध्यक्षों से, हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठों से, अनुवासिक संगठनों के अध्यक्षों से, वरिष्ठ जनों से सबसे वार्ता करेंगी। निश्चित ही जब कार्यकारिणी होती है उससे मजबूती मिलती है, और कार्यकारिणी आने से प्रदेश अध्यक्ष को काम करने में सुविधा भी होती है। लेकिन क्योंकि ये एआईसीसी और हाईकमान का विशेषाधिकार है और वो ज़्यादा बेहतर ढंग से निर्णय कर सकती कब घोषित करना उपयुक्त रहेगा, तो वो कब करते हैं ये उनके ऊपर है, पर मुझे लगता है कि जल्दी ही वो इस काम को करेंगे। लगातार 2 चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस 2027 में वापसी की राह तलाश रही है। पार्टी जान चुकी है कि बूथ लेवल पर वर्चस्व ही सत्ता में वापसी करवा सकता है। यही कारण है कि कार्यकारिणी का गठन सीमित चेहरों में हो रहा है। ऐसे में इंतजार पीसीसी के ऐलान का है, और उससे भी ज्यादा इस बात का कि पार्टी किन चेहरों से उम्मीद लगाए हुए है। देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट चुकी है। सीडब्ल्यूसी मेंबर और कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। करण म्हारा का कहना है कि कांग्रेस कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, इस पर हमारे संवाददाता सुशांत सिंह ने कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा से खास बातचीत की है। देखिए। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। एसआईआर का कार्य भी अभी गतिमान है, तो वहीं तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। तो बात करेंगे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण म्हारा जी। स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। सर, जिस तरह से इस वक्त एसआईआर का काम चल रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही जो चुनाव है वो हो सकते हैं, और बात करें भाजपा की तो काफ़ी तैयारियां वहाँ दिख रही हैं, हलचल तेज़ दिख रही है,
कांग्रेस कितनी तैयार है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। लगातार आप देख रहे होंगे प्रभारी हर महीने कम से कम 1 विज़िट या 2 विज़िट भी, इस महीने तो दूसरी विज़िट उनकी है। और जो विपक्ष का आरोप था कि साहब कांग्रेस की प्रभारी दिखती नहीं, अब वो परेशान है। उनके प्रभारी तो जब से वीआईपी वाला चोट लगी है, सनावर ने मुंह खोला है, तब से उनका आना जाना कुछ कम हो गया है। और बयान भी उनके कुछ ऐसे लगते हैं कि जैसे मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो राहुल गांधी पे उन्होंने एक बड़ी गंदी टिप्पणी की थी, जबकि उनको अंकिता वाले विषय पे बोलना चाहिए, इतने संतरेसा पे बोलना चाहिए, पिंकी पे बोलना चाहिए, परंतु गौतम कुछ नहीं बोला। कांग्रेस की पूरी तैयारी है। कल फिर से हमारी प्रभारी आ रही हैं, आगे का रोड मैप हमारा तैयार है, उसमें क्या और संशोधन होने वो बताने वाली हैं। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं उन सबसे भी मुलाकात कर रही हैं। जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों से उनकी मुलाकात है, फ्रंटल प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की वो बैठक ले रही हैं। तो बहुत गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। और SIR को लेकर कुछ चिंताएँ कांग्रेस की हैं, उन चिंताओं को लेकर भी उनसे चिंतन मनन हमारा होना है। जिस तरह से अब समय काफ़ी कम बचा है और कार्यकारिणी की बात करें, 2021 के बाद कार्यकारिणी नहीं आ पाई, तो कल जिस तरह से कुमारी शैलजा आ रही हैं तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कार्यकारिणी की भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि कार्यकारिणी आ जाएगी और नाम हाईकमान को भेज दिए गए हैं, पर वहीं किसको रखें किसको ना रखें, इस असमंजस में होते हुए अभी तक कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पाई थी। पर अभी सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि कल कार्यकारिणी भी घोषित हो सकती है। देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें राजनीतिक रणनीति के तहत होती हैं। अगर प्रभारी जी को और वरिष्ठ जनों को लगेगा कि अभी कार्यकारिणी घोषित करना उचित है तो कर भी सकती है, और अगर लगेगा कि हमको ऐसे ही चलना तो वैसे भी चला जा सकता है। और ये क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बात करें चुनावी मुद्दों की, चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं कांग्रेस के, क्योंकि जो अब समय कम रह चुका है, तो क्या कुछ रणनीति अब कांग्रेस की रहने वाली है? हमारी रणनीति सीधी सीधी है। बेरोजगारी, रोज़गार, अग्निवीर, ये जो कानून व्यवस्था, उसके अलावा जो महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध हैं, ये हमारे, और किसानों की जो समस्या है, इनको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। डेवलपमेंट की जो खराबियाँ हुई हैं उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। जो हमारी परेशानियां लोगों ने विगत पिछले 10 से 11 सालों में झेली हैं, उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और हम जा भी रहे हैं। और लोगों का अच्छा खासा जुड़ाव हो रहा है, और लोग अब समझ रहे हैं कि देश में चल क्या रहा है। जिस तरह से अभी हाल ही की घटना बैरागी वाले में एक सांप्रदायिक माहौल ख़राब हुआ, सरकार ने आदेश दिए कि जो भी इस तरह के जो अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, घर डिमोलाइज कर दिए गए। अब गिरफ्तारियां भी लगातार चल रही हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। इस पूरी घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पूरी तरीके से बेईमानी मानता हूँ। मुन्ना सिंह चौहान ने क्या कहा, मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए, अन्य चीज़ें भी कही। वो तो बीजेपी के विधायक हैं, क्योंकि देश कानून से चलता है। भारतीय दंड संहिता जो तय करती है उसके हिसाब से होना चाहिए। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को भी अधिकार नहीं वो कानून अपने हाथ में ले ले। दूसरा मेरा ये कहना है कि आपने, चलिए वहाँ तो विकास नगर में आपने कार्रवाई की, भाई अभी हाल ही में टिहरी के एक क्षेत्र में प्रताप नगर में एक SC की जो है लड़का था, उसकी हत्या कर दी, वहाँ क्यों डोजर नहीं चला? संतरे साहब है, बीजेपी के OBC सेल के सदस्य, मुख्य आरोपी हैं, वो 14 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के, वहाँ डोजर क्यों नहीं चला? आज तो 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया, डोजर क्यों नहीं चला? हरिद्वार संतरेसा में क्यों नहीं चला? चंपावत में क्यों नहीं चला? वो सल्ट में क्यों नहीं चला? उत्तरकाशी की 4 बहनों का जिनने रेप किया, 5 लोगों ने एक 13 साल की बच्ची के संग दरिंदगी की, उसके ऊपर डोजर क्यों नहीं चला? मछली बाजार में जिसने एक बेटी को काट दिया दिन दहाड़े पिछले महीने, वहाँ डोजर क्यों नहीं चला? तो ये डोजर क्या जाति और धर्म देख के चलेगा या अपराधियों के खिलाफ चलेगा? ये हमारा प्रश्न है। वहीं बजरंग दल भी वहाँ पहुँचे थे, तमाम ऐसे दल पहुँचे थे। वहीं ये देखने को मिला कि मुन्ना सिंह चौहान जब कार्रवाई के समय वहाँ पर मौजूद थे, तो बजरंग दल और मुन्ना सिंह चौहान के बीच में ही आपस में खींचतान हुई, और बजरंग दल ने जिहादी तक बता दिया मुन्ना सिंह चौहान को। देखिए, मुझे किसी बजरंग दल पे या किसी पे टिप्पणी नहीं करनी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, युवाओं को भरगलाना नहीं चाहिए। देश कानून के हिसाब से चलता है। अच्छा होता कि हमारे जो ये इस तरीके के दल हैं, ये प्रेशर बनाए कि कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, अपराधियों को सख्त दंड मिले। इसके लिए तो करना आवश्यक है, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर सरकारें किस लिए हैं? पुलिस किस लिए है? DM किस लिए है? प्रशासन किस लिए है? अगर खुद ही हमने निर्णय कर देने हैं तो फिर देश कहाँ रह गया? सरकारें कहाँ रहेगी? फिर तो जनता पे छोड़ देना चाहिए, जैसे सऊदीया में होता था या जैसे इराक ईरान में हो रहा है आज की डेट, वही कर दीजिए।
आप छोड़ दीजिए जनता के हाथ में, ना कोई अपराधी बचेगा ना कोई और जो अधिकारी, फिर तो कल को ये भी आएगा कि भाई ये इसने घूस ले ली, इसको जान से मार दो। अपराध साबित तो होने दें। और मैं कह रहा हूँ ना, संतरेसा में बजरंग दल कहाँ थी, अंकिता भंडारी में बजरंग दल कहाँ थी, सल्ट में जब बीजेपी के मंडल अध्यक्ष का मामला है तब ये दल कहाँ थे, जब चंपावत में इनके मंडल अध्यक्ष ने 14 साल की बच्ची को 1 साल तक मोलेस्ट किया तब ये दल कहाँ थे, 13 साल की बच्ची का रेप जब ISBT में हुआ तब ये दल कहाँ थे। क्या पार्टी देख के या धर्म देख के ये तय करेंगे कि अपराधी है? जो मैं टिहरी की वाले की बात कर रहा हूँ, प्रताप नगर वाले में, वहाँ बजरंग दल क्यों नहीं गया? वहाँ तो एक दलित के बच्चे, वो हिंदू नहीं था क्या जिसको मारा? तो ये व्यक्ति, स्थान और माहौल देख के जो लोग निर्णय करते हैं, ये निश्चित ही राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। और ये जिम्मेदारी धामी की और धामी की सरकार की है। ये धामी की जिम्मेदारी है। धामी किस तरीके का शासन चला रहे हैं, ये देखने वाली बात है। एक सवाल मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से तैयारी कांग्रेस कर रही है, टिकट वितरण की बात जहाँ तक मैं कहूँ तो अपने खास को या कुछ जो बड़े नेताओं के चहीते हैं उनको ना देकर जो जिताऊ कैंडिडेट है उस पर अगर कांग्रेस फोकस करेगी तो इसका लाभ कांग्रेस को आने वाले चुनाव में? मुझे लगता है कि इसी ओर को पार्टी जा रही है। CEC है, स्टेट से पहले नाम जाएंगे तो उसमें भी छन्नी लगती है, फिर दिल्ली में उसमें छन्नी लगती है। मुझे लगता है नहीं है कि ऐसी कोई गलती होगी, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता ये रहेगी कि कांग्रेस से सरकार बने। कौन किसका चहेता है वो अच्छी बात है, कोई किसी को पसंद कर सकता है, लेकिन जो ज़मीन में काम करने वाला, हमारा ग्रास रूट पे काम करने वाला व्यक्ति है, उससे संपर्क करने के बाद ही सब निर्णय लिए जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ CLBC मेंबर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो चुनाव की तैयारियां हैं कांग्रेस पूरी तरह उसमें जुट चुकी है। आने वाले समय में जिस तरह से फोकस वो किया जाएगा जो जिताऊ कैंडिडेट है, और जहां पर जो जीत सकता है उनको ही आने वाले समय में टिकट मिलेगा। बहरहाल देखना होगा कि जो 27 का चुनाव है वो किस और रुख रखता है और सरकार आने वाले समय में किसकी बनती है। देहरादून से कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ मैं सुशांत सिंह, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड में SI प्रक्रिया के तहत 8 जून से 7 जुलाई तक BLO घर घर जाकर न सिर्फ गणना फॉर्म वितरित कर रहे हैं बल्कि गणना फॉर्म का संकलन भी कर रहे हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक करीब 92% मतदाताओं को गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि BLO ऐप के माध्यम से डिजिटलाइजेशन का कार्य भी करीब 9% तक हो चुका है। हालांकि राजधानी देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर में SI प्रक्रिया की धीमी गति है। इसके लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। देखिए, हमारे पूरे राज्य में अच्छा प्रगति हमको SIR में दिख रहा था, लेकिन जो मैदानी जनपद है जिसमें देहरादून जनपद है, उधम सिंह नगर है और नैनीताल जनपद है, वहाँ पर थोड़ा कम प्रगति दिखाई दे रहा था। तो उनको निर्देश दिया है कि आप इस अभियान में थोड़ा मॉनिटरिंग को थोड़ा और बढ़ावा दें। BLO की सहायता के लिए IT वॉलंटियर और टीम्स, मोबाइल टीम्स डिप्लॉय करें ताकि BLO को काम में थोड़ी मदद मिले। और जहाँ पे जो परेशानियाँ आ रही होंगी नेटवर्क कम होने की वजह से या भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की वजह से, वहाँ पर और टीम्स को मोबिलाइज करने के भी निर्देश दिए गए। विशेष अभियान चलाया जाएगा इसको लेकर के? जी, हमने पूरा प्रयास किया है कि जहाँ पर कम प्रगति वाली विधानसभा होंगी उन विधानसभाओं में विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। वहाँ के आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज की सहायता के लिए इन्वॉल्व करने का भी निर्देश दिया गया है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने गुलरभोज बैराज जलाशय में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ नौकायन कर पर्यटन गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने खुद स्पीड बोट की कमान संभाली और जलाशय में संचालित साहसिक खेलों का निरीक्षण किया। अरविंद पांडे ने कहा कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से गुलरभोज बैराज को हाईटेक सुविधाओं से युक्त आधुनिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक संसाधनों और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और आके उन्होंने खुद ही नाव भी चलाया, बहुत अच्छी नाव चलाई और निश्चित ही यहाँ से जाने के बाद बहुत कुछ मन में लेके गए वो। और मुझे पूरा विश्वास है कि कई बड़े अखबारों ने भी इसको कवर किया है, इस न्यूज़ को आज तक के चैनल पे भी चला है। तो निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर्यटन केंद्र के प्रति बहुत ही गंभीर हैं और आने वाले समय में जो भी यहाँ की समस्या है उसका समाधान मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम इसका कराएंगे। बिल्कुल गौतम भाई, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए हजारों पर्यटक आते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हमने पुलिस की चौकी की स्थायी मांग की और वो पुलिस चौकी की स्वीकृति भी लगभग फाइनल स्टेज में है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की सुरक्षा के लिए, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए
कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस की जो मुस्तैदी है वो हमेशा इस पर्यटन केंद्र के प्रति बनी रहती है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों की सुरक्षा को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। आवास सचिव आर राजेश कुमार ने सभी विकास प्राधिकरण को साफ निर्देश दिए हैं कि नजूल भूमि और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने अधिकारियों को ठोस कार्रवाई के लिए कहा। सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि समय समय पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठकें हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मकसद सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकना है। सभी विकास प्राधिकरणों के जो वीसी से के साथ मेरी वीसी भी हुई है और समय समय पर उनके साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हुआ है और मीटिंग्स भी हुई हैं। और अभी नैनीताल और रुद्रपुर में गया था तो वहाँ पे भी मीटिंग हुई थी वीसी, संबंधित वीसी के साथ। तो जो इश्यूज आ रहे हैं जनता की ओर से उनको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और ये कोशिश है कि जो प्राधिकरण हैं तो उन पे जो भी टाइम बाउंड प्रोसेस के तहत वो कार्रवाई करें, चाहे वो मैप अप्रूवल का प्रोसेस हो या इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारियां हैं जो प्राधिकरण निभाती हैं, तो उनको भी हम लोग टाइम बाउंड तरीके से करें, ये निर्देश मेरे द्वारा दी गई। उधम सिंह नगर के सितारगंज में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी की अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को सुना। तहसील दिवस में 86 शिकायतें आई, जहां 45 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और अन्य शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस मौके पर सीडीओ ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है और सभी अधिकारी इसमें कोई भी लापरवाही न बरतें। नरेंद्रनगर में योग दिवस की तैयारियां तेजी से चल रही है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए रामलीला मैदान में योगा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सुभाष चंद ने लोगों को योग करो निरोग रहो का मंत्र दिया। बता दें कि बड़ी संख्या में आए लोगों ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर रन फॉर योगा का भी आयोजन हुआ। 21 जून को आप सभी जानते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग कितने अन्य कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी में एक रन फॉर योगा का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया आज। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी को योग के बारे में जानकारी हो और अधिक से अधिक लोग योग को अपनाएं, अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ रहें। उसी क्रम में हमने आज योग रन फॉर योगा किया है और सभी को स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं। रविवार को देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र के बुड्डी गांव में एक एडवोकेट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को देहरादून पौंटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर करीब 1 घंटे तक जाम लगा दिया था। मामले में पुलिस ने राजमार्ग को अवरोध करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर 12 नामजद समेत 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही हत्याकांड के आरोपी के घर से 2 अवैध पिस्टल बरामद की गई है, जिसके बाद अब पुलिस पिस्टल सप्लाई करने वाले की तलाश कर रही है। जैसा कि आपको पता है, परसों रात एक दुखद घटना हुई थी कि बुड्डी गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद जो बुड्डी गांव के कुछ लोग थे तथा कुछ अन्य लोग थे, उनके द्वारा बॉडी को घटनास्थल से ले जाकर बीच रोड पे रख दिया गया था, जिससे काफ़ी देर तक जो हमारा शिमला बाईपास का हाईवे है वो बंद रहा, जिस पर गाड़ियों की लाइन लग गई थी। इसके बाद जब मौके पर उच्चाधिकारी पहुँचे तो उसके बाद ये जाम खुलवाया गया था। तो इसके संबंध में जो अवैध रूप से ये रोड पे ज़बरदस्ती जाम लगाया गया और कानून व्यवस्था पर एक तरह से कानून व्यवस्था को बाधित किया गया था। तो इसलिए वहाँ पे जो बुड्डी गांव के 12 लोग तथा 150 अन्य लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 12 लोग नामजद हैं। इससे अतिरिक्त जो भी भीड़ है उसमें नाम पते अन्य के पते करके उनके नाम भी इस विवेचना में बढ़ाए जाए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस का। उत्तराखंड में खिलाड़ियों को मिलेगी आउट ऑफ टर्न नौकरी। समीक्षा बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने दिए निर्देश। अगस्त में जारी होगी विज्ञप्ति। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खत्म होगा इंतजार, जल्द होगा नई कार्यकारिणी का ऐलान। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही प्रदेश प्रभारी दिल्ली से ला सकती हैं खुशखबरी। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया जारी, 92% पूरा हुआ गणना फॉर्म वितरण का काम। राजधानी देहरादून, नैनीताल में धीमी रफ्तार चलेगा विशेष अभियान। देहरादून में वकील गोली कांड के बाद हाईवे बाधित करना पड़ा भारी। पुलिस ने 12 नामजद समेत 100 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ दर्ज की तहरीर, अब होगी कार्रवाई।